ये कौन से सर? ये गुमशुदा है, 14 तारीख को मिलेंगे। उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स इन्होंने जगह बताई है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, जिस प्रकार इतिहास की क्लास को हमने एक मेमोरेबल क्लास बनाया, उसी प्रकार इस क्लास को भी बड़ी शानदार और जानदार बनाना है। तो सभी सामूहिक रूप से जरूर आए। ओके, हाँ, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। पहले बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया तो फिर हिस्ट्री की क्लास की तरह हो सकता है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन अधिक होगा तो फिर जगह भी अधिक बुक की जाएगी। ठीक है, ओके। तो सभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और तारीख नोट कर लीजिएगा। कितनी अप्रैल? 14 अप्रैल 2024। वेन्यू जो दे रखा है 8:30 बजे, ये टाइम जो दे रखा है, आप इस टाइम पर नहीं पहुंचे, इससे 1 घंटे पहले आ जाए, ध्यान रखें। ओके, चलिए। और जो आपके जो भी साथी मित्र वगैरह है, चाहे वो पुरुष मित्र हो चाहे महिला मित्र हो, उनको भी जरूर लेकर आए। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कहाँ तक पढ़ा हमने? कर्ण सिंह। चलो, एक बार वापस बोलो, एक बार वापस बोलो। इधर आ, इधर, इधर आ, तू भी इधर आ, महासेना नायक इधर आ। चलिए स्टूडेंट्स, सर आप ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों में भेदभाव करते हो, आप इनसे ज़्यादा प्यार और स्नेह करते हो। हम तो आपके बच्चे हैं जी, क्यों करते हो आप ऐसा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने इसको बोला ना, मैंने इसको बोल दिया, इसको सब पता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। मैं तो विशेषकर ऑनलाइन वालों पे ध्यान देता हूँ, ऑफलाइन वालों पे क्या ध्यान देना। ये तो मेरी नज़रों के सामने बैठे, थोड़ी सी बदमाशी करते ही तो दया धमेड़। और बिल्कुल सही कह रहे हो, इनसे थोड़ा प्रेम ज़्यादा है ठोकने में। ओके, हाँ जी, चलो। हमारे साथ अन्याय, अन्याय नहीं अन्याय, हाँ। चलिए, आवाज़ कोई भी नहीं करेगा। अब कर्ण सिंह के बारे में हम समझ लेते हैं, कर्ण सिंह को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। पहले एक बात बताओ, कल मैंने आपको अमर सिंह के बारे में बताया था और अमर सिंह जी से रिलेटेड चीज़ें बता दी थी कि उन्होंने मेवाड़ मुगल संधि की 5 फरवरी 1615 को, और कुछ शर्तें भी रखी थी। बताया था आपको कि मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होगा। ये पिछले वाला आगे बढ़ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। हाँ देखो, तू भी आ जा रहे, ये जो, हाँ यहाँ से पिछले वाले सभी आगे आ जाओ। हाँ खड़ा हो, हाँ तू, सभी पूरे आगे आने, बीच में कहीं नहीं घुसना है।
सर शर्तें लिखा ही नहीं, शर्तें लिखा है क्या? नहीं लिखा है क्या कि जरूरत नहीं है शर्तों की, ओरली याद रह जाएगी। शर्तों को क्या लिखाना, हमें कोई कुछ शर्तों के साथ, चलो कुछ नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अमर सिंह जी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, शर्तों को लेकर ही यहां से स्टार्ट होगा। मेवाड़ के राणा अमर सिंह जी ने शर्त रखी थी कि मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होगा, बताया था आपको। ठीक है, मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होगा, तो इसलिए जब राणा मतलब समझना, संधि कब हुई? 1615 में। जब संधि हुई 1615 में, तो आप खुद बताओ उस टाइम जो राणा थे कौन थे? अमर सिंह जी। तो शर्त ये रखी गई कि राणा तो उपस्थित नहीं होगा तो अमर सिंह जी नहीं जाएंगे। जहांगीर ने शर्त रखी कि राणा नहीं आएगा चलेगा, पर उनका जो उत्तराधिकारी होगा, क्या होगा? वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। और उत्तराधिकारी कौन थे बताओ? कर्ण सिंह। अब क्या पढ़ रहे बताओ? तो याद रखना, मेवाड़ का पहला राजा जो मुगलों के दरबार में उपस्थित हुआ, क्योंकि बाद में कर्ण सिंह राजा बने। अब देखो ये शर्त कैसे होगी पूरी, ये भी बता देता हूं। अब अमर सिंह जी की मृत्यु हुई तो अब राजा कौन बनेंगे? कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह मुगलों का दरबार छोड़कर कहां आ जाएंगे? मेवाड़। और कर्ण सिंह का उत्तराधिकारी होगा जगत सिंह, वो चला जाएगा किनके दरबार में? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो सवाल सीधा समझो कि मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राजा कौन था? कर्ण सिंह। कौन था? किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट, इन्हें 5000 का मनसब दिया गया। कितने हजार का? बोलो बोलो। तो बताओ, पहला राजा जिसे मनसब दिया गया, राजा भी पहला और मनसब प्राप्त करने वाला भी पहला हो गया, कौन? कर्ण सिंह। ये तो सिंपल पॉइंट हो गए संधि के तहत ही। अब सुनो, प्रताप की मौत पर दुर्साहड़ा का कथन किया था, कल क्लास जाकर देखो, मैंने बताया भी था। असलेगो अणदाग पागलेगो अणमापी निसास मुख भरिया नयन मर्त सहा प्रताप सी। ध्यान रखिएगा। चलिए, ये पूरी बातें जाननी हो तो बड़े बेचों में आओ ना, मस्त तरीके से है। इतना बड़ा बेच नहीं है, ये बड़ा बेच है पर हाँ समझ में आया। तुम्हारा जितना बड़ा बेच है उतने बेचों का ही हमें टाइम दे रखा है कि बस ये बेच इतने का ही है, और इनको अगर ज्ञान ज़्यादा जानना है तो उधर बुलाओ। हमारी जो प्रमुख राजधानी राजमोहन टावर है, जहाँ पर आप 4 दिन 6 दिन जाकर आए थे, फिर कहा कि ये सेनानायक इस राजधानी के लायक नहीं है, इनको दूसरी जगह टिकाओ, तो फिर इन महासेनानायकों के पास आपको कौन से भवन में टिकाया गया? अब सुनो, चलो इधर आ जाओ, बताओ कौन सा सिंह? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का पहला ही पॉइंट सुन लो, किनके दरबार में उपस्थित हुए? बोलो। मुगलों के दरबार में। कितने घोड़े, मतलब कितने सैनिक लेकर? 1000 सैनिक लेकर। ठीक है, अब बताओ जहांगीर ने कितना मनसब प्रदान किया? 5000 का मनसब प्रदान किया। किसको? अब सुनो स्टूडेंट, अकबर से मुगलों के अंदर एक परंपरा गजब की चली, जो वंशानुगत रूप से चली थी। वंशानुगत रूप से चली थी। किससे? अकबर से। एक काम हुआ था, क्या हुआ था? अकबर का पुत्र था, बताओ कौन? अरे बोलो।
जहांगीर। जहांगीर का पुत्र बोलो शाहजहां। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, और औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह। कौन सा शाह? अब बताओ, आपके सामने मैंने कितनी पीढ़ियां लिखी? 5। अब सुनो, ये काम किसके समय शुरू हो रहा है? अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर ने अपने पिता का क्या किया? विद्रोह। क्या किया? हाँ, का पिताजी मेरे इरादे नेक नहीं, मैं आपको बछेड़ कर बादशाह बनना चाहता हूँ। समझ में आया? ठीक है। अब ये परंपरा किसके समय प्रारंभ हुई? फिर बादशाह बना कौन? जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहां का। जब मेरे पिता के इरादे नेक नहीं थे तो मैं भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलूंगा। विद्रोह किया किसका? बोलो। फिर बाद में बादशाह बना कौन? शाहजहां के तो किस्मत इतने खराब के इसके कितने पुत्र थे? चारों ने विद्रोह किया। किसका? अब बताओ, बादशाह कौन? औरंगजेब का पुत्र कौन? विद्रोह नहीं किया, पर इसका पुत्र था शहजादा अकबर। कौन था जिसने विद्रोह किया? किसका? तो बताओ, ये काम कौन कहां से प्रारंभ हो रहा है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे कि नहीं चल रहे? अब सुनो, जहांगीर का पुत्र बताओ कौन जिसने विद्रोह किया? किसका? जहांगीर का। और विद्रोह का दमन नहीं कर पा रही थी जहांगीर की सेना, तब जहांगीर ने बुलाया हमारे जोधपुर के राजा, बोलो, गजय सिंह जी को बुलाया। और गजय सिंह जी को बुलाकर कहा कि गजय सिंह जी, हमारा छोरा जो है नकटा हो गया है, हमारा विद्रोह कर दिया है। हमने कई सैन्य दल भेजे पर किसी भी सैन्य दल को सफलता नहीं मिल रही है, तो प्लीज आप सैन्य दल लेकर जाओ और दमन करो। तो हमारे गजय सिंह जी ने कहा, देखो हुजूर, बात सीधी कहनी है, दमन किरो करनो है, थाके छोरा को या विद्रोह को? काल अगर ऊंच नीच रहेगी तो छोरो जातो रहेला, सही एक नहीं है। तो कहा विद्रोह का दमन करना है, छोरे का नहीं करना है। तो बिल्कुल स्टूडेंट सुनो और समझो। अब बताओ, गए कौन? किसके विद्रोह का दमन करने? तो काफी हद तक दमन कर दिया। किसके विद्रोह का? तब इन्हीं गजय सिंह को खुश होकर जहांगीर ने उपाधि दी दल थम्मन की। बोलो किसकी? अरे बोलो। और दल थम्मन का मतलब होता है सैन्य दल को रोकने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। फिर जब शाहजहां की स्थिति, जब अपने पिता का विद्रोह किया, तब स्थिति बड़ी नाजुक हुई, तो भागकर आ गया वाड़ ही वाड़। किसके पास? अरे बोलो, कर्ण सिंह के पास आ गया। और कर्ण सिंह ने पूछा कि खुर्रम आप हमारे पास आए हो? तो कहा हाँ। तो कहा क्यों? कहा हमारे पिताजी हमारे पीछे लठ लेकर पड़े हैं। क्या लेकर? हाँ, मारना चाहते, ठोकना चाहते हमें, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, हमें चाहिए शरण। क्या चाहिए? तो कर्ण सिंह जी ने कहा टेंशन मत लो, आपको हम कहाँ छुपाएंगे? बोलो। दिलवाड़ा नहीं, देलवाड़ा में। दिल इतना भी बड़ा नहीं था कर्ण सिंह जी का। बताओ कौन से मंदिरों में छुपाएंगे? देलवाड़ा के मंदिरों में। वैसे राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा होता है, राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा होता है। उस एक दिल में ऑलरेडी पहले से ही 4 लोग रहते हैं। कितने? फिर भी राजस्थानी का दिल इतना बड़ा है कि 5वें को भी कहते हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा। ध्यान रखिएगा, ये हम राजस्थानियों के गुण है। तभी तो हम राजस्थानियों के बारे में कहते हैं केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश। तो सुनो, सबसे पहले शाहजहां को कहाँ छुपाया बताओ? बोलो मरो। देलवाड़ा के मंदिरों में। और फिर शाहजहां ने कहा यहां पर मुझे सुरक्षित फील नहीं हो रहा है, तो कर्ण सिंह जी ने कहा चिंता मत करो, अब तो तुम्हें ऐसी जगह छुपाएंगे, ऐसी जगह छुपाएंगे, ऐसी जगह छुपाएंगे कि आपके चारों तरफ सिर्फ पानी ही
पानी होगा। तब शाहजहां का ए भाई मैं जल समाधि लेना नहीं चाहता। क्या रे बेवकूफ़ इंसान, जल समाधि की बात कौन कर रहा है? तुझे हम छुपाएंगे छोला ही छोला। अरे कौन सा छोला? कोई आलू छोला नहीं कहेगा, बोलो। और पिछोला में बन रहा है एक कौन सा मंदिर? इस जग मंदिर में छुपाएंगे। तो बताओ स्टूडेंट्स, इसी साजा को छुपाया कौन से मंदिर में? किसने? बोलो। और जब आया शाहजहां, उस टाइम ये बन रहा था जग मंदिर, जब आया तो इस शाहजहां ने बनते हुए जग मंदिर को देखा तो देखा यूं, देखा उसको बना हुआ तो कहा ओ हो, ये क्या बनाया कर्ण सिंह आपने? ऐसा जब हम भी कभी बादशाह बनेंगे तो ऐसा महल मंदिर जरूर बनाएंगे। ये छींक थी, छींका था रे, ये उच्च श्रेणी की छींक थी। हाँ, ध्यान रखना, छींकें 3 प्रकार की होती है। एक प्रथम श्रेणी की, एक मध्यम श्रेणी की और एक उच्च श्रेणी की। ये राक्षस प्रवृत्ति की छींक थी। छोरिया चाहकर भी इस श्रेणी की छींक में नहीं आ सकती। छोरिया सिर्फ एक ही श्रेणी की छींक करती, प्रथम श्रेणी, हाय छी, बस। ये पूरा जोर है। या हमारे दुष्टी की देखो, और कई बार तो ऐसी छींकें आती 4 घर सुनते हैं। कितने? 4 घर सुनते हैं। 4 चौथे घर में जो आदमी सोता रहता है वो कहता हाँ राक्षस छींकियो है ना? तो सुनो और समझो। तो बिल्कुल स्टूडेंट, शाहजहां ने कहा हम भी कभी बादशाह बनेंगे तो इस जग महल, जग मंदिर जैसा हम भी महल बनाएंगे। अब सुनो, शाहजहां दिलो जान से चाहता था किसको? अरे बोलो बोलो, मुमताज को। किसको? अरे बोलो। आ गया, फोन लेके पीछे बैठ गया। किसको मैसेज भेज रहा? मुमताज को है? तू क्या कर रहा था ऐसे? टूपा दे दूंगा पर टूपा लगेगा ही नहीं। सुनो, तो बिल्कुल स्टूडेंट कौन थी? मुमताज। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध कितने अभियान किए थे शिष्टमंडल सहित? अभी गिनूंगा मैं, बताऊंगा। अरे मूर्ख, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछते। आपको सन और किन किन को भेजा वो याद रखना है। यूं तो और भी कोई छोटा सेनानायक चला गया तो वो कोई अभियान थोड़ी नहीं माना जाएगा। माना जाएगा जिसको मुख्यतः रूप से भेजा गया। वरना प्रताप के विरुद्ध तो सेना 1572 से लेकर 97 तक लगी ही रही थी। ध्यान रखना, क्योंकि मुगलों के ठिकाने तो थे ही थे। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ तो ये क्या करते थे? प्रताप के विरुद्ध कार्रवाई तो करते थे। सर कुछ दिनों से लाइव नहीं ले पाया था, एक डाउट क्लियर कर दो। राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे दी थी? सोमदेव या जैन भद्र सूरी? अरे जैन भद्र सूरी सोमदेव ही है वो, प्रभु सूरी नहीं। सोमदेव को दी, आचार्य सोमदेव को दी थी कवि राजा की उपाधि। ध्यान रखें इस बात को। हाँ, अब सुनो और समझो। तो शाहजहां दिलो जान से चाहता था किसको? बताओ, बोलो। हाँ सर जी, आपने कहानी नहीं सुनाई, वो आपके भाई और आपकी सिस्टर वाली नहीं सुनाई, बाद में सुनाएंगे सबसे लास्ट में। तो सुनो, बिल्कुल चाहता था दिलो जान से। अब दिलो जान से चाहता था और प्रेम इतना था कि उसकी निशानी भी छोड़ी। किसी क्या? बोलो बोलो, प्रेम की निशानी क्या है? बस यही तो तुम्हारी बात है। अरे ताजमहल कोई भी प्रेम की निशानी नहीं है। अब एक आदमी है जो अपनी पत्नी से बोलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है, और 25-50 का प्लॉट लेकर बढ़िया डबल मंजिला घर बना देता है और उसका नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख देता है। और फिर लोग कहते कि अच्छा इसने अपने पत्नी के प्रेम की याद में बनाया। प्रेम था कहाँ? प्रेम कितना था वो मैं बताता हूँ, बिल्कुल प्रेम का प्रमाण बताता हूँ आपको। शाहजहां और मुमताज में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि मुमताज
16वें बच्चे को जन्म दे रही थी। कितवे? 16वें 13वें या 16वें बच्चे को जन्म दे रही थी। कितवे? हाँ, तो तुम इतना क्यों पीछे कर रहे हो? 13वें 16वें, हाँ, जोर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मुमताज जन्म दे रही है। हाँ बेटे, बाके फाड़ रहे पीछे, समझ में आया ना? तो सुनो, हाँ बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट, 13वां या 16वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो दुनिया छोड़कर चली गई। कौन? तब शाहजहां ने कहा था कि जब हमने अपने पिता का विद्रोह किया तब हमने शरण ली थी पिछोला झील में, पिछोला झील के जग महल या जग मंदिर में। उसी जग मंदिर जग महल की तर्ज पर हमारी मुमताज की याद में कुछ न कुछ बनाओ। तो जो बनाया गया उसी का नाम रखा गया मुमताज महल। कौन सा महल? तो कान खोल के सुन लेना, मुमताज का और ये ताजमहल का जो निर्माण हुआ, जिसको आज तुम ताजमहल कहते हो, ये ताजमहल किसकी तर्ज पर निर्माण हुआ? जग मंदिर की तर्ज पर। क्यों? कौन से मंदिर की? और ये इसे प्रेरणा जो मिली थी जब ये अपने पिता का विद्रोह करके मेवाड़ आया ना, तब इसे प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखोगे। कर्ण सिंह ने एक कर्ण निवास महल और दिलखुश महल का क्या करवाया? निर्माण। जल्दी से लिख लो, हेडिंग डालो कर्ण सिंह। लिखो जल्दी से, कर्ण सिंह। शासनकाल पिछले वाले का कितना है? 1620 से 28। लिख लिया? हाँ, बहुत होशियार हो, आगे बढ़ो। लिखो कर्ण सिंह का पहला ही पॉइंट। कर्ण सिंह मेवाड़ के पहले राजा थे। ये भी लिख लिया? लिख लिया, पहले राजा थे जो मुगलों के दरबार में उपस्थित हुए। लिखो अगले पॉइंट में, कर्ण सिंह को जहांगीर ने कितना मनसब दिया रे? 5000 का मनसब दिया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, खुर्रम ने जब अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया, खुर्रम ने जब अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया तब मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह ने दिलवाड़ा के मंदिर तथा बाद में पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में शरण दी। जग मंदिर में शरण दी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? आगे बढ़ो स्टूडेंट। लिखो, कर्ण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया तथा
तथा पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह ने करवाया। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, लिखो कर्ण सिंह ने कर्ण विलास व दिलखुश विलास महल का निर्माण करवाया। कर्ण सिंह ने कर्ण विलास व दिलखुश विलास का निर्माण करवाया। कर्ण विलास व दिलखुश विलास का निर्माण करवाया। लिख लिया? ये हो गए स्टूडेंट आपके कौन से सिंह? कर्ण सिंह। अब नेक्स्ट आगे जो राजा आएंगे अच्छे राजा है, 2-3 पॉइंट उनके अच्छे हैं, वो बता देता हूं। जगत सिंह। कौन से सिंह? एक बात बताओ, कर्ण सिंह के साथ बादशाह जहांगीर के दरबार में साथ में कौन उपस्थित हुआ था? इसके साथ कौन गया था? इसके साथ कौन गया था? कर्ण सिंह के साथ एक व्यक्ति और था कोई, बताओ कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। कोई नहीं? याद रखना, जीवा शाह। कौन गए थे? जीवा शाह, जो भामाशाह के वंशज थे। कान खोल के सुन लेना, कर्ण सिंह के साथ वो भी उपस्थित हुए थे। अब देखो जगत सिंह को बोर्ड पर। स्टूडेंट, पहला ही पॉइंट जगत सिंह का समझ लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। जगत सिंह के शासनकाल की बात करूं तो मैं इनका शासनकाल पिछले वाले का 1628 से 52। सुनो और समझो। पहला ही पॉइंट, इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया? जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। पूर्ण करवाया, ध्यान रखिएगा इस बात को। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं जगत सिंह का, याद रखिएगा। इन्होंने जगन्नाथ राय का, लिखना नहीं है, ये विस्तृत रूप से लिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि पीछे पीछे लिखो मरो। जगन्नाथ राय का एक मंदिर बनवाया, और वो मंदिर कौन सा? विष्णु मंदिर बनवाया। ओके, ये विष्णु मंदिर जो बनाया कौन सी शैली में बनवाया? पंचायन या पंचतायन शैली में। ध्यान रखिएगा। किसकी देखरेख में बनवाया? अर्जुन की देखरेख में। और इसके वास्तुकार जो थे, वास्तुकार मुकुंद व भाणा। कौन थे? मुकुंद व भाणा थे। याद रखिएगा इस बात को। और इसी जगन्नाथ राय मंदिर में लिखी गई जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई। और ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई थी 1652, और लिखने वाला विद्वान जो था कृष्ण भट्ट। पूछ ले इसमें किसका उल्लेख मिलता है? हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सुनो, इन्हीं के समय
प्रतापगढ़ को, कौन से गढ़ को? प्रतापगढ़ को किससे अलग किया गया? कब किया गया? 1631 के अंदर। और ये फरमान जारी किसने किया था? जल्दी से बताओ। शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने जारी किया। कंप्लीट। और सुनो, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उस मेवाड़ मुगल संधि का सवाल पूछ ले, उल्लंघन किसने किया? तो क्या कहोगे? जगत सिंह ने। और उल्लंघन में क्या किया? इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को प्रारंभ किया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले जल्दी से, छापो, हेडिंग डालो जगत सिंह। शासनकाल लिखो और पहला ही पॉइंट लिखो, इन्होंने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, अगले पॉइंट में इन्होंने जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर बनवाया। जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर बनवाया। लिख लिया? जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर बनाया। अब वापस हेडिंग डालो, जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर। और फिर ये जो चीज़ें आपके बोर्ड के सामने लिखी है उनको जल्दी से राइट ऑफ कर लो। सबसे पहले लिखोगे पंचतायन शैली में निर्मित। पहला पॉइंट लिखो, पंचतायन शैली में निर्मित। पंचतायन शैली में निर्मित, अर्जुन की देखरेख में, और वास्तुकार मुकुंद व भाणा। लिख लिया? अरे लिख लिया? अब लिखो, लिखो इस मंदिर में कृष्ण भट्ट ने 1652 में, इस मंदिर में कृष्ण भट्ट ने 1652 में कौन सी प्रशस्ति लिखी? जगन्नाथ राय प्रशस्ति उत्कीर्ण की। लिख लिया स्टूडेंट? अब लिखो जल्दी से आगे। हाँ, इसमें लिखना है, अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हो तो बिल्कुल लिख दो। इस प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी। अब लिखो ये पॉइंट, लिखो
मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल बादशाह शाहजहां ने जगत सिंह के समय जगत सिंह के समय जगत सिंह के समय मेवाड़ से देवलिया कोष्टक में लिख दो प्रतापगढ़ को अलग करने का क्या जारी किया? आदेश जारी किया। आदेश जारी किया। लिख लिया? ओके, ये हो गए कौन से सिंह? जगत सिंह। एक पॉइंट डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, जगत सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का, जगत सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का, जगत सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का, मेवाड़ मुगल संधि का क्या किया? उल्लंघन किया। ये हो गए कौन? जगत सिंह। अब जो राजा आएंगे धुआंधार और खतरनाक, मेवाड़ के राणा राज सिंह। कौन से सिंह? हेडिंग डालो जल्दी से, मेवाड़ के राणा राज सिंह। मेवाड़ के राणा राज सिंह। राज सिंह शासनकाल लिखो 1652 से 80। लिख लिया? अब सुनो स्टूडेंट, अब सुनो और समझो। सर आज आपकी एक ही क्लास क्यों है? क्यों है आज एक ही क्लास? छोड़ो, आज एक ही है। कंप्यूटर की दो है। कंप्यूटर समझ में आ जाता आपको? मेरी बात सुनो, मैंने 1-2 एग्जाम दिए थे, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था। साला उसकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, कभी पल्ले पड़ी ही नहीं, सिर्फ रट्टा सिस्टम अपनाया। 10 नंबर के सवाल है। तो बढ़िया पढ़ाई करनी है स्टूडेंट। मैं देखता हूँ काफ़ी छोरे छोरियाँ बैग लेके चले जाते हो, पढ़ लो मर लो, ध्यान रखना, वरना कंप्यूटर तो हैंग होगा या नहीं होगा, तुम हैंग हो जाओगे जब सवाल नहीं आए तो। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, मेवाड़ के राणा कौन? राणा राज सिंह। मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम। देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम, देखिए अच्छे से। राज सिंह प्रथम को पहला ही पॉइंट, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत का जो काम हो रहा था, इसको क्या रखा? जारी रखा। पर ये बात पता चल गई मुगल बादशाह शाहजहां को। किसको? अरे बोलो। शाहजहां को पता चली तो शाहजहां ने सेना भेजी तोड़ ही तोड़, और का तोड़ दो कौन से कार्य को। तब भेजा एक सेनानायक जिसका नाम था दुल्ला ही दुल्ला। कौन सा दुल्ला? शादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी और चित्तौड़ दुर्ग के जितना कितना भी मरम्मत का कार्य हो रखा था उसको क्या करवाया? ध्वस्त करवाया। ध्यान रखिएगा।
उसके बाद शाहजहां खुद बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? बीमार पड़ा। तब याद रखिएगा, शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित किया अपने पुत्र, बोलो, और इसका प्रतिद्वंदी जो था, बताओ कौन सी जेब था? अब इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? अरे बोलो। और इस धर्मत के युद्ध में विजय हुआ कौन सी जेब? हारा कौन? अब हार तो गया था, पर वापस सेना संगठित करने के लिए आया कौन से सिंह के पास? और राज सिंह से मांगी, जल्दी से बताओ कौन सी सहायता? अरे बोलो रे। सैनिक सहायता मांगी। तब राज सिंह ने ये नीति अपनाई कि हमें न तो सहायता करनी किसकी और ना ही करनी औरंगजेब की। दारा सिकों ने सिर्फ दी तो दी, क्या? किसको? दारा सिकों को। बस कहते रहे कि हाँ सहायता देंगे देंगे देंगे, पर दी। अब सुनो और समझो, ये बात पता चल गई कि दारा सिकों ने सहायता मांगी है किससे, और दारा सिकों गया है मेवाड़। तो ये बात पता चली औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने अपना सेनानायक भेजा किसके पास? वो सेनानायक आया और सेनानायक ने आकर कहा, सर चारों शिष्टमंडल कब आए? जब उनकी मर्जी हुई तब आए। मैंने आपको लिखाया भी था 1572, 73, 73, 73, ध्यान रखिएगा। तो सुनो, वो सेनानायक आया एक राज सिंह के पास और राज सिंह को आकर कहा औरंगजेब आपसे पूछना चाहता है कि आपके पास दारा सिकों आया? तो राज सिंह ने कहा बिल्कुल आया। कहा दारा सिकों ने आपसे सैनिक सहायता मांगी? तो कहा बिल्कुल मांगी। कहा आपने सैनिक सहायता दी? तो राज सिंह ने कहा हम क्यों देंगे, हम तो हितैषी है किसके? औरंगजेब के। ये बात कही तो बड़ा खुश हुआ कौन? सेनानायक। कहा क्या बात है, अब की बार अगर आए तो आप उसको झांप लेना और लेकर आना किसके पास? औरंगजेब के पास। ये बात कही। अब स्टूडेंट्स, वो सेनानायक वापस आया कौन सी जेब के पास? औरंगजेब के पास। और औरंगजेब को आकर का बिना फालतू की टेंशन ले रहे थे, वो तो आपके हितैषी है। दारा सिकों गया था पर उसने सैनिक सहायता नहीं दी। तो खुश हुआ कौन? बोलो बोलो। औरंगजेब। और औरंगजेब ने खुश होकर कहा राज सिंह बहुत अच्छे आदमी है, हम उनको 6000 का मनसब, कितना? 6000 का मनसब और डूंगरपुर बांसवाड़ा गिफ्ट में देता है। तो देखो गिफ्ट मिलते थे ना, पहले मिलते थे। बादशाह खड़ा खड़ा कह देता था डूंगरपुर बांसवाड़ा दिया, और आज इतनी सी जमीन के लिए धुआंधार और खतरनाक तलवारें चल जाती। हम पूरी जिंदगी भर खपते हैं तो 25-50 का प्लॉट नहीं ले सकते हैं। फैक्ट एक नहीं है। तो गिफ्ट तो पहले मिला करते थे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आज तो गिफ्ट के नाम पर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 3000-4000 की बर्थडे पार्टी पर 4000 की पार्टी दे देता है। मित्र बेटे खुरापाती दिमाग के इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आता है, हमें भी फीलिंग अच्छी आती है कि वाह गिफ्ट बड़ा दिया है ना, क्योंकि लालची है हम। एक वो बात बोलते ना, ये दिल मांगे मोर। हाँ, तो इतना बड़ा गिफ्ट देखते तो हम भी खुश होते कि हाँ कुछ न कुछ तगड़ा वाला ही होगा। घर लेकर गए तो उसको खोला तो उसमें डब्बे में अब ज्यों डब्बे की आकृति छोटी होती जाएगी हमारी फीलिंगें मरती जाएगी, और फिर उसमें से निकलेगी इतनी सी डिबिया। सुनना, इतनी सी डब्बी निकलेगी तो भी दिल लालची। हमारे माइंड में आता है अच्छा अंगूठी बेची है, क्या बेची है। अब उस डिबिया को खोलते तो उसमें निकलती है एल्पेनलीबे, छोटी वाली 1 रुपए वाली चॉकलेट। उसके पास पड़ा है रबड़,
इरेजर होता है ना वो, और उसके नीचे पड़ा है एक कागज और लिखा हुआ है ओपन में, मुझे खोलो। अब उस भाई ने कागज खोला, अब वो एल पल्ली में करे तो करे क्या, एक तरफ रख दी। फिर वो पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, तेरा और मेरा दोस्ताना मिठास से भरा रहे, इसलिए एल्पेन लीबे बेची है, गिटले। अगर मेरी कोई बात तुझे चुभी हो, मैंने कोई गलतियां की हो, तो रबड़ भेजा है, साफ कर दे, गलतियां होती रहेगी। मेरे कलेजे के टुकड़े को एक बार और ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब बताओ उसके क्या हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। कहेगा कि मैंने 4000 की पार्टी की और इन कमीनों ने मेरे को एल्पेन लीबे दी है। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सपीरियंस बोलता है, ध्यान रखिएगा। तो सुनो और समझो, एसटी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। पहले राजा महाराजा हुए, कोई अगर कोई अच्छा काम करता तो उसको गांव, पूरे गांव दे देते। मालदेव राठौड़ में आपको पढ़ाऊंगा, तो मालदेव राठौड़ ने कूपा को, जिसने बीकानेर फतेह किया, तो कूपा को कहा डीडवाना तेरा, झुंझुनू तेरा। आज झुंझुनू जिला है, हमारी औकात नहीं कि झुंझुनू में हम 25-50 का प्लॉट ले लें। राजा कहते झुंझुनू तेरा, डीडवाना तेरा, और डीडवाना भी आज जिला है। समझ में आया नहीं? तो डीडवाना वालों, तुम गिफ्टेड कूपा के क्षेत्र में रहते हो, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखे। तो गिफ्ट वो थे, आज कहाँ गिफ्ट है। शादी होती है तो और ऊपर से कहते दहेज प्रथा पर रोक लगाओ। एकमात्र गिफ्ट का जरिया वो भी रोका जा रहा है, बिल्कुल रोका जाएगा। सही है, ये कुप्रथा है। व्यक्ति खुद इतना संयम मतलब सक्सेसफुल होना चाहिए कि स्वयं अपना परिवार बसा भी सके और उसके खर्चे चला भी सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। दहेज प्रथा से तो प्योरली दूर ही रहे, मेरा यही कहना है। वरना ध्यान रखना, दहेज हम अगर किसी से लेते हैं तो फिर हमसे भी कोई उम्मीद रखेगा, दिखती बात है। तो इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 का मनसब और डूंगरपुर बांसवाड़ा गिफ्ट में दे दिया। तो दुश्मन होना चाहिए कौन सी जेब जैसा? औरंगजेब जैसा, जो राज सिंह को 6000 का मनसब दे रहा, डूंगरपुर दे रहा, बांसवाड़ा दे रहा, और जब वास्तविकता पता चलेगी तो हालात बदल जाएंगे इसके। अब सुनो, औरंगजेब बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? नहीं सॉरी, शाहजहां बीमार पड़ा। तब दोनों में लड़ाइयां तो हो ही रही थी। तब जब दोनों में संघर्ष हो रहा था, धर्मत का युद्ध हो गया और वापस जब संघर्ष हो रहा था, तब राज सिंह ने कहा अब करो टीका दौड़ का आयोजन। कौन सी दौड़ का? कि वो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनकी नजर इधर मेवाड़ पर पड़ेगी नहीं, और मेवाड़ में जितने कितने भी मुगलों के ठिकाने हैं, उन ठिकानों से सभी मुगलों को ठोक कर भगाओ, और मुगल ठिकानों पर वापस मेवाड़ का अधिकार यानी राणा का अधिकार होना चाहिए। तो टीका दौड़ का मतलब एक सैन्य दल लेकर एक खेल के रूप में गए, ताकि आसपास के क्षेत्र के लोगों को पता नहीं चले। इसे इसीलिए कहा गया टीका दौड़। तो टीका दौड़ के आयोजन के बहाने राज सिंह ने मुगलों के जो मेवाड़ में ठिकाने थे, जिसमें याद रखिएगा मांडलगढ़, कौन सा गढ़? मांडलगढ़ को जीत लिया, बदनौर को जीत लिया, शाहपुरा को जीत लिया, बनेड़ा को जीत लिया, और जहाजपुर को जीत लिया। कौन से पुर को? ये प्रमुख जो ठिकाने थे मुगलों के, उन सब को जीत लिया। कौन से सिंह ने?
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बिल्कुल बादशाह भी बन गया औरंगजेब। अब आगे जानेंगे कि औरंगजेब और राज सिंह में ऐसे क्या कारण बने कि दोनों के बीच में दुश्मनी हुई। पहले यहां तक लिखते हैं, लिखो जल्दी से लिखो। पहला ही पॉइंट, राज सिंह का शासनकाल लिख लिया आपने। लिखो, राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को जारी रखा। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स, लिखो अगले पॉइंट में, शाहजहां के पुत्र, एक मिनट रुको, शाहजहां ने शादुल्ला खां के नेतृत्व में, शाहजहां ने शादुल्ला खां के नेतृत्व में, शादुल्ला खां के नेतृत्व में क्या भेजी? बिल्कुल लिखो, सेना भेजी तथा चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को ध्वस्त करवाया। चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को ध्वस्त करवाया। चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को ध्वस्त करवाया। लिख लिया। अब लिखो, शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह व औरंगजेब के मध्य सर आपका टाइम फिक्स है इसलिए आप टॉपिक शॉर्ट करते जा रहे हो, ऐसा मत करना। हमारे साथ हमारा आप पर भरोसा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अरे स्टूडेंट टेंशन मत लो। आपको लग रहा है क्या स्टूडेंट? सुन लो, मेरी बात सुन लो। थर्ड ग्रेड B1 में भी मैंने पढ़ाया। आपका कोई भी मित्र हो तो उसका रजिस्टर ले लेना, चेक कर लेना, और कन्फर्मली बता देता हूँ। खड़ा हो रे, खड़ा हो, सुन लेना, अभी कन्फर्मली बता देता हूँ। पिछली बार भी तू था, अभी भी मैं लिखवा रहा हूँ। ईमानदारी का परिचय देते हुए बता, एक भी पॉइंट छुटवाया क्या? ये देख लो। हाँ, ये है कि थोड़ी समझाने की मैंने स्पीड तेज कर दी है, समझ में आया ना? वरना बिल्कुल बता रहा हूं, इसका पिछला वाला रजिस्टर भी चेक कर लो, ये भी, और आप किसी का भी रजिस्टर ले लीजिएगा। मैंने बोला ना, एक बात सुनो, सीधी बात बताता हूं। संडे को आप क्लास लेने आए थे ना? बस वही प्रेम है, समझ में आया ना? मैं चाहे मैनेजमेंट की 20 गाड़ियां पड़ेगी मैं सहन कर लूंगा, सुन लूंगा, बट आपके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें, कभी भी ये दिमाग में नहीं रखें, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। एक बात बोली थी मैंने एक दिन और, कि जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो उसी ऐसी एक साधारण से भी निम्न साधारण फैमिली से मैं उठकर आया हूं, तो मुझे पता है कि एक संघर्ष क्या चीज होती है, समझ में आया ना? इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र और बिंदास होकर लिखिए, एक भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं होगा। हाँ, मैंने थोड़ी समझाने की स्पीड तेज कर दी है, ओके? इस बात का ध्यान रखें अभिषेक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? बैठ जाओ। सर आजकल की लड़कियां भी तो दहेज ही देख रही है ना, वो भी तो लड़का अच्छा देखता है, वो दहेज नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल सही है, अपने आप को सफल ही इतना बना दो ना, समझ में आया कि नहीं आया? ताकि तुम्हें कोई देखे। जब तुम में लक्कड़ी नहीं हो है तो कौन देखेगा तुमको? बिल्कुल फैक्ट है, समझ में? एक सीधी बात सुनो,
छोटा सा उदाहरण इस भाई का जवाब बताता है। हमारी सिस्टर का विवाह हम बेरोजगार या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहेंगे क्या जिसके पास काम नहीं हो, जिसका आने वाला कल कैसा हो कोई तय नहीं हो? करेंगे क्या? आप ही बताओ। नहीं होगा ना। तो जब बात अपनों पर आती है तो एक को लेकर आप कभी भी ऐसे टिप्पणी नहीं करेंगे कि वो भी ऐसे देखते। एक बाप जो होता है ना, हमेशा यही चाहेगा, कान खोल के सुन लेना, कि उसकी बेटी का विवाह ऐसे लड़के के साथ हो जो जिंदगी भर खुश रहे। फैक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप चाहते हो कि मेरी बहन किसी ऐसे अनसक्सेसफुल के साथ विवाह हो और वो बिल्कुल दुखी रहे करे, तो आप सोच सकते हो, तो बिल्कुल आपकी थिंक सही है, बिल्कुल फैक्ट है। और ये कब आपको रियलाइज होगा? जब आप एक बेटी के बाप होगे। बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ, दांत निकालने की जरूरत नहीं है, ये कटु सत्य है जो मैं बता रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सही एक नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचे सर मनसब के बारे में क्या होता है। मनसब सुनो, ये भी बता देता हूँ। मनसब होता है स्टूडेंट जस्ट लाइक एक पद होता है। जिस राजा को जितना मनसब दिया जाता था उसका मुगलों के दरबार में उतना ही बड़ा ओहदा होता था, पद होता था। 1000 मनसब मतलब ठीक ठाक, 2000 मतलब उससे ठीक, 3000 उससे अच्छा, 5000 उससे अच्छा, और 7000 सबसे सर्वश्रेष्ठ। समझ में आया ना? ये जस्ट लाइक पद हुआ करता था। लिखो। और इन्हीं मनसब के आधार पर, पद के आधार पर ही ध्यान रखिएगा, उनको सम्मान वगैरह दिया जाता था, सेना रखने का अधिकार दिया जाता था। लिखो जल्दी से, क्या लिखा आपने? शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। तब राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन कर, राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन कर, वो ठिकाने जो लिखे हुए लिख लो, मांडलगढ़, बदनौर, शाहपुरा, बनेड़ा व जहाजपुर को मांडलगढ़, बदनौर, शाहपुरा, बनेड़ा, लिख लिया। ये एक तो एंड ऑफ ईयर में सारे सीए सिर खा जाते हैं। जीएसटी नंबर कहाँ जा रहा है? क्या कहाँ जा रहा? तो नहीं जाना? मार दूंगा नयनीय। इसको क्यों बिना फालतू का? और मैंने इसको आदेश दे दिया ना, तो ये आदेश की पालना तगड़ी करता, मुझे ये पता है। मैंने बोल दिया तो तू गया, भले ही हो ना एक ही। ये देख ले, पड़ोसी भी यही सोच रहा कि सर एक ही पाप काट दो इसका, फिर मैं जाड़ू और मेरा काम जाना है। तो शादीशुदा तो नहीं है? तब ठीक है। लिखो जल्दी से आगे। लिख लो जल्दी से। ये लिख लिया, विजित किया। अब लिखो औरंगजेब राज सिंह अनबन के कारण। औरंगजेब राज सिंह अनबन के कारण। सर नयन को दिखा दो। नहीं, नयन को नहीं देखना है।
नयन बड़ा धुआंधार और खतरनाक है। नयन को लास्ट क्लास में दिखाएंगे, टेंशन मत लो। देख ले, तेरी ऑनलाइन डिमांड भी बढ़ रही है। हाँ, आज फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करना नयन। ओके, चलो अब बिल्कुल रजिस्टर फजिस्टर रोक दो, बोर्ड पर देखो। औरंगजेब राज सिंह के बीच में अनबन के कारण क्या थे, देखना अच्छे से। स्टूडेंट्स, पहला ही कारण बड़ा धुआंधार और खतरनाक है। क्या लिखा? किशनगढ़, राजकुमारी चारुमती। कौन सी मती? हाँ, अब देखना कैसे राज सिंह और औरंगजेब के बीच में अनबन होगी। तो सुनना, देख ले, तेरे बारे में सबको पता है कि भाई तेरे को अगर नयन देखना है तो तू कॉम्प्लेक्स के बाहर चला जा, नयन भैया वहां मिल जाएंगे। तू कमीने कम से कम कहीं पे तो सुधारे। ये ऑनलाइन वाले तक कह रहे हैं तेरे बारे में। तो सुनो और समझो स्टूडेंट, मैंने लिखा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। इसका कंसेप्ट समझ लो, तोड़ एक ही बात आएगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई। हाँ बिल्कुल। हुआ क्या था स्टूडेंट्स, औरंगजेब जब बादशाह बना तो औरंगजेब ने अटैक किया किशनगढ़ के राजा मान सिंह पर। किस पर? बोलो किस पर? मान सिंह पर। तब मान सिंह ने किया जोता ही जोता, किसके साथ? औरंगजेब के साथ। और औरंगजेब के साथ जब समझौता किया तो समझौते में अपनी बहन चारुमती का विवाह तय किया। किसके साथ? बोलो बोलो, औरंगजेब के साथ। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने चारुमती की सौंदर्यता के किस्से सुने थे। चारुमती बड़ी फूट रही थी। तो बिल्कुल जब विवाह तय हो गया तब औरंगजेब ने कहा मान सिंह जी को, कहा आप जा ही रहे हो किशनगढ़, हम आपको एक गिफ्ट देते हैं। क्या देता है? ये ले जाकर उन्हें दे देना, ठीक है? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, गिफ्ट के अंदर औरंगजेब ने अपनी एक फोटो भेजी। क्या भेजी? फोटो, वो तस्वीर बनवा कर भेजी और दी मान सिंह जी को। अब मान सिंह जी बिल्कुल आए किशनगढ़ और एक दासी को बुलाया और दासी को वो फोटो दी और पूरी बात बताई और कहा कि जाओ चारुमती के कक्ष में जाकर उसको ये बात बता दो और उसे ये फोटो दे दो। ओके, अब स्टूडेंट याद रखिएगा, आए वो दासी किसके कक्ष में? चारुमती के कक्ष में। तो चारुमती बैठी थी। चारुमती बैठी थी तो चारुमती ने देखा तो दासी के हाथ में क्या थी? एक तस्वीर थी। वो तस्वीर जो थी ना, उस दासी की तरफ थी। पिछला वाला भाग जो था, बेक जो था, वो किसकी तरफ था? चारुमती की तरफ। तो जब देखा तो चारुमती ने कहा ये तेरे हाथ में किसकी फोटो है? तो दासी ने भाव खाए, क्योंकि छोरिया भाव तो खाती है। दासी ने कहा कौन बताऊं? क्या कहा? कौन बताओ? तो कहा मत बता मेरे क्या। तब फिर उस दासी ने कहा पता है ये फोटो किसकी है? तो कहा मत बता। क्यों बता रही है? कहा नहीं बताती हो कि ये तुम्हारे होने वाले पति की फोटो है। अब जब चारुमती ने ये बात सुनी तो चारुमती दौड़ कर गई। उसने भी देखा कि मैं भी तो देखूं मेरा होने वाला पति कौन है और मेरा विवाह किसके साथ तय हुआ है। चारुमती दौड़ कर गई। दासी नकटी थी। दासी बेटी आगे आगे दौड़ रही, कौन बताऊं? तो काफी दौड़ी भागी। फिर कहा, दासी ने कहा चारुमती को, कहा ठीक है आप क्या ऑन कीजिए। बोलो लाइट ऑन कीजिए। लाइटें थी उस टाइम। तो फिर कहा दीपक प्रज्वलित कीजिए।
क्या दीपक प्रज्वलित कीजिए, मैं आपको फोटो दिखाऊं। तो बिल्कुल चारुमती ने दीपक प्रज्वलित किए और बिल्कुल दासी ने कहा फोटो देखने के लिए तैयार हो? कहा। तो फोटो घुमाई, तो धीरे धीरे घुमाई तो उस फोटो में बड़ी बड़ी क्या दिखाई दी? दाढ़ी। और दाढ़ी दिखाई दी तो चारुमती जोर से चिल्लाई, क्योंकि उस टाइम में क्षत्रिय जो हुआ करते थे सिर्फ मुच्छे रखा करते थे, दाढ़ी नहीं रखा करते थे। कान खोल के सुन लेना, दाढ़ी दिखाई दी तो चिल्लाई चारुमती और दौड़ कर आई। वो चिल्लाई थी तो वो फोटो उछली किसके हाथों से? दासी के हाथों से, पड़कर टूट गई। आई चारुमती, दासी के सटूड़े पकड़े, धमाधम ठोकना प्रारंभ का। बता तू ये फोटो किसकी लेकर आई? ये क्षत्रिय तो नहीं है, तूने ऐसे कैसे कहा कि तुम्हारा विवाह इसके साथ तय हुआ? तो उस दासी ने रोते हुए कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, विवाह तो तय आपके भाई ने किया है। तो कहा तस्वीर किसकी है? तो कहा ये तस्वीर है मुगल बादशाह औरंगजेब की, आपका विवाह औरंगजेब के साथ हुआ। चारुमती चिल्लाई और चारुमती ने कहा हम क्षत्रिया है। क्या है? क्षत्रिय है। हम क्षत्रिय है तो हमारा विवाह एक क्षत्रिय के साथ होगा। ये बात किसने कही? चारुमती ने। और कहा हमारा विवाह अगर एक क्षत्रिय के साथ नहीं हुआ तो हम मरना पसंद करेंगे। अब स्टूडेंट चारुमती बैठी बैठी रोने लग गई। दासी ने कहा रो मत आप राजकुमारी जी। तो चारुमती ने कहा तू ही बता सहेली, मैं करूं तो क्या करूं? मैं मरना पसंद करूंगी पर अपने क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। विवाह होगा तो क्षत्रिय के साथ, हिंदू के साथ, वरना मैं विवाह नहीं, मरना पसंद करूंगी। तू बता करूं तो क्या करूं? तो दासी ने, सहेली ने कहा एक बात बताओ। कहा बता। का कौन बताओ? मन ठोकी क्यों? हाँ, छोरियों की आदत होती हर बात गिनाएगी। फिर का बता क्या कहना चाहती? तो कहा अब भी तुम्हारी रक्षा एक ही योद्धा कर सकता है जो तुम्हें बचा सकता है, जिसने इस मुगल बादशाह औरंगजेब के समय टीका दौड़ का आयोजन करके सभी मुगलों के ठिकानों को जीत लिए। तुम सहायता मांगो मेवाड़ के राणा राज सिंह से, वही तुम्हारी मदद करेंगे। वही तुम्हारी क्या करेंगे? मदद कर। हाँ यार फर्क पड़ा काफी है ना। पहले आवाज तो पता नहीं कैसे आ रही थी, अब सही आ रही है। हाँ तो सुनो और समझो। तो बिल्कुल ये बात कही तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता सुनिएगा। तो कहा राज सिंह जी तुम्हारी मदद करेंगे। दासी ने कहा मैं तो कहूं मदद क्या करेंगे, आप तो विवाह कर लो किसके साथ? राज सिंह जी के साथ। तो बिल्कुल चारुमती ने कहा वो क्षत्रिय है, हम क्षत्रिय है, एक मुगल बादशाह के साथ विवाह से तो तय है, सहायता उन्हीं से मांगी जाए। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स चारुमती ने क्या लिखा? पत्र लिखा और पत्र लिखकर एक बुलाया सैनिक को या दास को और उसको कहा ये गोपनीय पत्र है, ये पत्र जल्द से जल्द पहुंचाओ। किसके पास? बोलो राज सिंह के पास। तो बिल्कुल स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर गोपनीय, पहले पत्र भी जो हुआ करते थे प्रकार हुआ करते थे, गोपनीय पत्र हुआ करते थे तो बीच में जो संदेश लेकर जाता उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो पत्र को पढ़ ले, सीधा ले जाकर दरबार में देता। हमारी आदतों के नहीं होते थे। हमें कोई कहता है प्लीज पहुंचा देना और देते समय कहता था तार बाप सोगन पढ़ लियो था, हम कहता है नहीं पढ़ूंगा। और थोड़ा एक तरफ आता है, देखते हैं और खोलते हैं और पढ़ कर अच्छा वापस जेब में। और फिर
2 दिन 4 दिन बाद उसी को कहते हैं अच्छा टूट गियो कहीं। तो कहा तेरे को कैसे पता? कि यार मैं थारो पत्र पढ़ लियो। वो समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे लक्षणों के नहीं हुआ करते थे। अगर गोपनीय पत्र हुआ करता था तो गोपनीय पत्र सीधा पहुंचाया जाता था। वो दास उबी काकड़ भागा और भागकर पत्र पहुंचाया किसके पास? राज सिंह के पास। तो पत्र देखो गजब का लिखा था चारुमती ने। वो पत्र राज सिंह ने पढ़ा तो राज सिंह ने सही तो पढ़ा नहीं, फुर्ती फुर्ती में पढ़कर वो पत्र वापस फेंक दिया दास के ऊपर। कहा ये क्या लेकर आए हो? इसमें जानवरों का, पक्षियों का जिक्र कर रखा है। वो दास टेंशन में आ गया बेचारा जो पत्र लेकर आया कि यार चारुमती ने जानवरों का जिक्र किया, पक्षियों का जिक्र किया, क्या लिखा है ऐसा? तो उसने कहा राणा अगर आपकी अनुमति हो तो पत्र मैं पढ़ सकता हूं। तो कहा बिल्कुल पढ़ो। तो अब वो पत्र लिया किसने? दास ने। जो आया था वो खुला तो उसमें लिखा हुआ था अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा पढ़ा और हंसने लगा। अब पहले मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था मैं एक हंसनी। क्या लिखा हुआ था? मैं एक हंसनी। कोष्टक में लिखा हुआ था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। ठीक है, कोष्टक बंद। हाँ बंद बंद। फिर आगे लिखा हुआ था मेरे पीछे पड़ा हुआ है कोवा, कागला। कोष्टक में लिखा हुआ है औरंगजेब। कोष्टक हाँ बंद बिल्कुल। आगे लिखा हुआ था हंसनी कभी भी कोवे की, हंसनी को हंस का इंतजार रहता है। और हंस के कोष्टक में लिखा हुआ था राज सिंह। क्या लिखा हुआ था? राज सिंह। तो पत्र ऐसी वैरायटी का होना चाहिए कि कोई दुश्मन पकड़ भी ले तो वो जानवरों का ही जिक्र करे, उसे खुद को ही समझ में नहीं आए। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल अब वो पत्र जब पढ़ा तो उस दास को समझ में आ गया। दास मंद मंद मुस्कुरा रहा है। राज सिंह ने कहा अजीब बात है, तुमने पत्र की वास्तविकता जान ली फिर भी दांत निकाल रहे हो। तो दास ने कहा माफ कीजिए राणा जी, आपने पत्र अच्छे से नहीं पढ़ा। तो कहा हमने नहीं पढ़ा, तू पढ़ के सुना। तो कहा सुनिए। तो कहा इस पत्र में लिखा हुआ है मैं एक हंसनी। आपको पता है राणा ये हंसनी कौन है? तो राज सिंह ने कहा ओह। तो कहा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। राज सिंह ने कहा आगे पढ़, आगे 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 क्या लिखा? तो कहा आगे लिखती है कि मैं एक हंसनी, मेरे पीछे पड़ा हुआ है कागला। और तुम्हें पता है राणा ये कागला कौन है, कोवा कौन है? तो कहा हाँ। तो कहा औरंगजेब। और हंसनी कभी भी कोवे की नहीं होती, वो तो हंस की होती। राज सिंह ने कहा गोली मार। हंस कौन है? हंस। तब उस दास ने हंस कर कहा आप। फिर कहा अब पूरी बात बताओ हुआ क्या है? तो जब ये बातें बताई तो उसे तो पूरी बात पता चल गई दास को, क्योंकि दास तो किशनगढ़ से ही आया था। उसने कहा कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती है, उनके भाई मान सिंह जी ने उनका विवाह तय किया है। किससे? औरंगजेब से। और राजकुमारी चारुमती का मानना है कि एक क्षत्रिय का विवाह एक क्षत्रिय के साथ होना चाहिए। इसी क्षत्रिय धर्म के तहत आपसे उन्होंने सहायता मांगी है। और इस पत्र के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आप अगर समय रहते उसको लेने के लिए नहीं गए तो वो कभी भी गैर हिंदू के साथ तो विवाह नहीं करेगी, इससे अच्छा वो मरना पसंद करेगी। जब ये बात कही तो मेवाड़ के राणा राज सिंह ने कहा कि क्षत्रिय ने हमसे सहायता मांगी है तो हम बिल्कुल सहायता करने जाएंगे। किसकी? चारुमती की। बिल्कुल सेना का पड़ाव उठाया किसने? राज सिंह ने। राज सिंह जी किशनगढ़ आए और लेकर आ गए किसको? बोलो। चारुमती को लेकर आ गए। अब चारुमती को लेकर आए, उधर से औरंगजेब बारात लेकर निकल गया।
जयपुर से आगे आ गया बारात लेकर, डीजे बाज रहे हैं, दुल्हन हम ले जाएंगे, और एक उधर से गाना चला रहे थे राज सिंह जी जब लेकर आए चारुमती को, तो इधर औरंगजेब गाना चला रहे दुल्हन हम ले जाएंगे, और उधर राज सिंह जी गाना चला रहे हैं उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल अब हालात किसके बदलेंगे, जज्बात किसके बदलेंगे, अभी देखना। औरंगजेब की बारात जयपुर से आगे रवाना हुई, डीजे पर बच्चे वगैरह औरंगजेब के नाच रहे थे, धमचिक धमचिक। हाँ तो क्या हो गया, औरंगजेब पहले बहु विवाह पढ़ता था, ही मत करो, सही है। बारात आगे निकली पर उधर से किशनगढ़ से संदेश आया कि बारात जहां तक आई है ठीक है, वापस यू टर्न करो और वापस चले जाओ। बात बीत गई इधर, चारुमती को ले गए कौन से सिंह, अभी ये आधे रास्ते में बात पता चली किसको, तब औरंगजेब के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और सीधी उसी बाराती सेना को भेजा कहाँ, मेवाड़ आक्रमण करने के लिए। ये बात जब राज सिंह को पता चली तो राज सिंह ने कहा कि इस दुश्मन सेना का सामना करने के लिए भेजा जाए हमारे विश्वस्त सेना नायक और हमारे रावत सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत को। किसको? तो बताओ, सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत के पास संदेश आया, और रतन सिंह चुंडावत को जब ये सूचना मिली तो रतन सिंह चुंडावत ने कहा सुबह की भोर के साथ हम सेना का पड़ाव उठाएंगे और दुश्मन सेना से लड़ने जाएंगे। सुबह हुई, उनकी रानी थी हाड़ी रानी सहल कंवर, जिन्होंने सुबह जब रतन सिंह जी रण क्षेत्र के लिए तैयार हुए तो रतन सिंह जी के सिर पर विजय का क्या लगाया, टीका लगाया, और जब विजय का टीका लगाया तब रतन सिंह के चेहरे पर, एक वीर योद्धा के चेहरे पर जो प्रकाश होता है, जो तेज होता है, जो भाव होता है, वो नजर आ रहे थे। सहल कंवर ने विजय का टीका लगाया, रतन सिंह जी दुर्ग से बाहर निकले सलूम्बर से, जहां उनका सैन्य दल था, सैन्य दल के पास गए और रण क्षेत्र की तरफ निकले। जब जा रहे थे, दुर्ग से निकल रहे थे, तो एकाएक उनकी महल की तरफ नजर पड़ी, तो झरोखे में खड़ी थी, बताओ कौन, बोलो, सहल कंवर खड़ी थी। तो इतिहासकार कहता है कि रतन सिंह और सहल कंवर का नव विवाह हो रखा था, नया विवाह हो रखा था। तो रतन सिंह जी ने जब सहल कंवर को देखा तो उनके साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। किनको? रतन सिंह जी को। तो रतन सिंह जी अपना घोड़ा लेकर सैन्य दल से उस झरोखे के नीचे आ गए और देखने लगे, निहारने लगे, किसको? सहल कंवर को। सहल कंवर वीरांगना थी, वो भी क्षत्रिया थी, क्षत्राणी थी। उसने अब रतन सिंह चुंडावत के चेहरे को देखा तो उस वीर योद्धा के चेहरे पर जो प्रताप था, जब विजय का टीका लगाया, जो तेज था, वो वीरता के भाव बिल्कुल भी नहीं थे। किसके चेहरे पर? रतन सिंह के चेहरे पर। तब उसी हाड़ी रानी सहल कंवर ने मन ही मन में सोचा कि एक वीर योद्धा के कर्तव्य के बीच में एक पत्नी का प्रेम आड़े आ रहा है। ऐसे सोच रही थी, घबरा रही थी सहल कंवर। तभी वहां से रतन सिंह चुंडावत अपनी थोड़ी देर रानी को निहारा और वापस चले गए, सलूम्बर से बाहर गए, थोड़ा बाहर। हमने बस इतना ही पढ़ा है स्टूडेंट कि सिर काट कर दे दिया, पर उसके पीछे का त्याग, बलिदान हमने आज तक नहीं जाना। इस बात को ध्यान रखिएगा, आज अच्छे से जान लेना स्टूडेंट। जब रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर के महलों से बाहर गए तो उन्हें अपनी रानी की बहुत याद आ रही थी। तब एक सैनिक को बुलाया और सैनिक को कहा कि महलों में जाओ और हमारी रानी को जाकर संदेश पहुंचाओ कि रावत को तुम्हारी याद बहुत आ रही है, कुछ निशानी भेजो, कुछ सैलानी भेजो। क्या भेजो? सैलानी, निशानी भेजो। तो स्टूडेंट, अब तो मॉडर्न जमाना हो गया है। आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले की भी बात करूं, 15 साल पहले की भी बात करूं, तो नए नए प्रेमी जो हुआ करते थे ना, प्रेमी अपनी प्रेमिका को और प्रेमिका अपने प्रेमिकों को निशानी के रूप में ज्यादातर क्या दिया करती थी? रुमाल, ये पर्स और ज्यादातर अंगूठिया। आज आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए,
आईफोन 20 प्रो चाहिए, 20 प्रो नहीं 20 प्रो, है ना। डिमांड देखो बिल्कुल सही है, समय जैसे बदलेगा हर चीज में बदलाव आएगा। पहले तो शादियों के दौरान जब दूल्हा बनकर जाता था तो आपको पता है ऐसे तलवार रखता था, हाथ में रूमाल रखता था और फिर यूं लगा के जाता था। आज तो नहीं देखते हो, सही है कि नहीं है, समय बदला, हर चीज में बदलाव। पहले बारात को 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक रोकते थे, अब लक्कड़ी नहीं है बारातियों में। हाँ, बारातियों में लक्कड़ नहीं है। दुष्ट आत्माएं वहां जाती तो है पर कोई और ही टारगेट से। बिस्तरों पर नंबर लिख कर आता है, किन पर? बिस्तरों पर नंबर लिख कर आते, 4 दिन बाद वापस उन्हीं नंबर पर फोन आता है। फोन आता, हम फोन उठाते कि हेलो, अगला वाला कहता हेलो, तो हम कहते हैं हाँ। तो कहा कि मैं जगदम्बा टेंट हाउस से बोल रहा हूं। तो कहा मैं क्या ही करूं? तो कहा ए बिस्तर माँ का है, तू था का नंबर क्यों लिखा? का शट अप, झट नंबर पहुंचाना उठे 5 को नहीं, और तू बापड़ी को फोन करे रख। सही है ना। तो अब बारातियों के लक्कड़ी नहीं है, कैसे बारात को रोके? और ये बिल्कुल हाँ एक्सपीरियंस बोलता है। तो सुनो, बारातियों के लक्कड़ नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। आज शादी का सिस्टम देखो, प्योरली चेंज। बारात आएगी दूल्हे की, सीधा दूल्हे का पिता कहेगा इन बारातियों को कहीं नहीं जाना देना, पहले इनको जिमाओ और जिमा कर वापस गाड़ी में बिठाओ और भेज दो। पीछे रखो सिर्फ दूल्हा और 5 आदमियों को और 5-7 आदमियों को। सही है कि नहीं है? बस। और आपको पता है फेरों के दौरान पहले पूरा परिवार रहता था, अब दूल्हा रहते एक जनो आवेला कंपलसरी साढ़े। वहां पे भी आर्टिकल लग गए संविधान। कुलदीप सर को कहूंगा संडे की क्लास में ये भी बताए किता एक। फिर हमारे जैसे दुष्टी होते हैं क्या और चलते हैं, है ना। फिर कहते हैं कि दूल्हा के रुमाल चीजें जो मैं दे रहा हूं, ये नहीं पता कि ये रुमाल कहीं और ही जाएगा। समझ में आया ना। तो हर चीज में बदलाव आ जाता है स्टूडेंट्स। तो सुनो, बिल्कुल कहा निशानी लेकर आओ, तो बिल्कुल इधर आया वो दास सैनिक आया। सैनिक ने दासी को कहा कि रावत ने, रानी सा को जाकर कहो कि रावत ने निशानी मंगाई है। उनको रानी सा की बड़ी याद आ रही। दासी गई और उधर हाड़ी रानी बैठी बैठी सोच रही थी कि तो मैं तो पागल हूँ, मैं ऐसे ही सोच रही थी। मेरे रावत तो बड़े वीर योद्धा है जो रण क्षेत्र की तरफ चले गए। तभी एक दासी आई और दासी ने आकर बात बताई कि रानी सा, बाहर सैनिक खड़ा है जिसको रावत ने भेजा है और वो तुम्हारे से कुछ निशानी मंगा रहे हैं, उन्हें तुम्हारी याद बहुत आ रही है। तो रानी ने मन ही मन में कहा कि जिस बात की चिंता थी वही हुआ, जिस बात का मुझे सताए जा रही थी वो बात सच्ची हुई कि आज एक वीर योद्धा के कर्तव्य के बीच में एक पत्नी का प्रेम आड़े आ रहा है। मैं कैसे भूल जाऊं कि वो चुंडावत है जो अपनी वीरता के लिए जाने गए। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं हाड़ा वंश की हूं। ये दोनों कुल अपनी वीरता के लिए जाने गए और आज अगर रण क्षेत्र में इनका ध्यान भटक गया, मेरी तरफ आ गया, तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, दोनों कुल कलंकित हो जाएंगे। योद्धा को कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए, योद्धा को कर्तव्य के पथ का रास्ता दिखाने के लिए मुझे अपना ही त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। इस पत्नी के प्रेम को समाप्त करना पड़ेगा। क्यों नहीं रावत के साथ मैं खुद ही निशानी बन के चली जाऊं। पर मैं कैसे जा सकती हूँ क्योंकि ये युद्ध की परंपरा के परे है। फिर उस रानी ने कहा मैं जरूर जाऊंगी। तब उसी हाड़ी रानी सहल कंवर ने तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। उस दासी ने स्टूडेंट्स जो भी रक्त वगैरह था उसको साफ करके
कपड़ा, सिर जो था उसको कपड़े में लपेटा, खूब सारे कपड़े में, और एक थाड़ के अंदर उस सिर को रख कर दिया किसको, सैनिक को, और कहा कि ले जाकर दे दो रावत को कि रानी ने क्या भेजी है निशानी। सैनिक को पता नहीं इसमें क्या है। अब वो सिर कपड़े में खूब लपटा हुआ था, लेकर आया सैनिक। रतन सिंह चुंडावत घोड़े से नीचे उतरे और कपड़े को खोला तो नीचे सिर था स्टूडेंट किसका, सहल कंवर का। हाड़ी रानी सहल कंवर का कटा हुआ सिर देखकर वही रतन सिंह चुंडावत के चेहरे से जो वीरता के भाव चले गए थे, उस कटे हुए सिर को देखते ही एकदम वो वीरता के भाव आ गए। एक उदासीन योद्धा वापस रणवीर बन गया। क्या बन गया, रणवीर। रणवीर का मतलब समझे, रण को, युद्ध को जीतने वाले जैसे भाव आ गए। और जब कटा हुआ सिर देखा तो रतन सिंह जी समझ गए थे कि यह हाड़ी रानी ने ऐसा क्यों किया। तब रतन सिंह चुंडावत ने कहा कि धन्य है तू हाड़ी रानी कि एक योद्धा को, न कि पति को, एक योद्धा को कर्तव्य का पथ दिखाने के लिए तूने अपना पत्नी प्रेम त्याग दिया। युगों युगों तक तेरे इस बलिदान को याद किया जाएगा। हम आपके सिर को विजय माला की तरह गले में धारण करते हैं। तो स्टूडेंट, सहल कंवर का जो सिर था, बाल जो थे सहल कंवर के बालों को ऐसे विजय माला की तरह गांठ लगाकर गले में धारण किया और युद्ध लड़ा। किसकी सेना से, औरंगजेब की सेना से। 50,000 सैनिकों को रतन सिंह चुंडावत ने युद्ध लड़ा अपने सैनिकों के साथ और इनको पराजित किया। देसूरी के समीप रतन सिंह चुंडावत इस युद्ध में काफ़ी घायल हो गए थे। फिर देसूरी के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए, याद रखिएगा। फिर एक विद्वान हुआ जिसका नाम था मेघराज मुकुल। क्या नाम था, अरे बोलो, अरे बोलो, मेघराज मुकुल नाम था, जिसने इसी वीर गाथा पर एक कविता लिखी जिसको तुम सैलानी या सैनानी कहते हो, जिसकी लाइनें हैं, चुंडावत मांगी सैलानी सिर काट दे दियो सतराणी। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं, आज के जीवन में भी कहानियाँ हैं, बिल्कुल कहानियाँ स्टूडेंट। प्रेमी और प्रेमिका की भी कहानियाँ सुन लो। प्रेमी प्रेमिका की कहानियाँ कोई गलत नहीं है। अगर प्रेम हो तो ऐसे निस्वार्थ भाव का होना चाहिए कि जिसमें दोनों का हित छुपा रहे। जैसे अभी मूवी आई है 12th फेल, समझ में आया ना, प्रेम तो उनका भी था, समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रेम वो होना चाहिए कि नुकसान किसी को नहीं हो, सफलता दोनों की हो, एक दूसरे के लिए कुछ समर्पण के भाव रखे, सफल करवाने के भाव रखे। स्टूडेंट्स, इससे शानदार उदाहरण मैं देता हूँ आपको। मेरे गांव के आसपास ही गांव के अंदर, नाम नहीं बताऊंगा प्योरली, एक व्यक्ति था और ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक व्यक्ति था, बड़ा होशियार, बड़ा टैलेंटेड था। शायद नयन तू समझ जाना वो कौन था। एक बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति था, बड़ा होशियार था, पर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। सुनते रहना। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे राजस्थान के अंदर शादी तो जल्दी कर ही देते हैं। उसकी भी शादी हो गई। उसकी जो पत्नी आई थी वो अनपढ़ थी, सुन लेना, पर उसे जब पता चला कि मेरे पति में वो योग्यता है, पर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा, मेरा पति नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका त्याग और बलिदान देखना उस पत्नी का। उस पत्नी ने अपने पति को कहा कि दुनिया क्या कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर पर पढ़ाई करोगे, मैं दूसरों के खेतों में काम करूंगी, सब्जी बेचूंगी, जो भी कमटे का काम होगा मैं करूंगी, तुम सिर्फ क्या करो, पढ़ाई करो। सुनना,
वही व्यक्ति सबसे पहले 3rd ग्रेड में सेलेक्ट हुआ, किसमें, फिर 2nd ग्रेड, फिर 1st ग्रेड, फिर हेडमास्टर, फिर आरएएस टॉप रैंक के साथ, और फिर आईएएस भी उसने प्री क्लियर किया, बाद का मुझे आइडिया नहीं है, वर्तमान में वो आरएएस अधिकारी है। पर सुनो, जब आरएएस बन गया तो उसने पहला काम क्या किया पता है, उस पत्नी को डिवोर्स दिया, उस पत्नी को उसने छोड़ दिया। उस पत्नी ने जाते हुए एक ही बात कही कि कोई बात नहीं, ये मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली, पर तू हमेशा खुश रहना। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? इस बात का ध्यान रखना, जिस विकट समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, अपना अच्छा समय देखकर कभी भी उसका साथ मत छोड़ना। आज भी बता रहा हूँ, वो बड़ा अधिकारी तो है, पर उसका स्थानीय क्षेत्र में कोई भी आदर सम्मान नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी तो एक प्रेम था, और 12th फेल मूवी आपने देखी, वो भी तो प्रेम था। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें समर्पण के भाव हो, एक दूसरे के सफलता के भाव छुपे हुए हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बात है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी मेघराज मुकुल ने इनके ऊपर कहानी लिखी, वही कि चुंडावत मांगी सैलानी, सिर काट दे दियो सतरानी। और रतन सिंह चुंडावत ने साची बात कही कि धन्य है तू हाड़ी रानी, कि अपने एक योद्धा को कर्तव्य का पथ दिखाने के लिए तूने अपना पत्नी प्रेम त्याग दिया। तेरे इस वीर गाथा को युगों युगों तक याद किया जाएगा। आज भी देख लो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। नंबर 1 लिखो, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। अब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती में पॉइंट लिखो स्टूडेंट। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। लिखो स्टूडेंट्स। लिखो, लिखो किशनगढ़ के राजा मान सिंह ने, किशनगढ़ के राजा मान सिंह ने मान सिंह ने अपनी बहन चारुमती का विवाह, अपनी बहन चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ तय किया, औरंगजेब के साथ तय किया। किंतु किंतु मेवाड़ के राणा राज सिंह ने, मेवाड़ के राणा मेवाड़ के राणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया। फर्स्ट कारण ये था अनबन का, यहीं पर लिख लो, इसी में पूरा सहल कवरअप कर लो। लिखो, राज सिंह ने मुगल सेना, राज सिंह ने मुगल सेना का सामना करने हेतु, राज सिंह ने मुगल सेना का सामना करने हेतु किसको भेजा? सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत को भेजा।
रतन सिंह चुंडावत को भेजा। लिख लिया? लिखो, रतन सिंह चुंडावत ने मुगल सेना को पराजित किया। मुगल सेना को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, लिखो इनकी रानी सहल कंवर ने, इनकी रानी सहल कंवर ने निशानी के रूप में क्या काटकर? सिर काट कर दिया। लिख लिया? ओके, लिखो अब स्टूडेंट आगे। मेघराज मुकुल ने इस वीर गाथा पर शैलानी ऑब्लिक करके सैनानी, शैलानी ऑब्लिक करके सैनानी नामक कविता लिखी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, आगे बढ़ो। लिखो दूसरा कारण, और दूसरे कारण में लिखो स्टूडेंट, सुन लो पहले, चलो समझा देता हूं आपको दूसरा कारण। स्टूडेंट, औरंगजेब के विरोधी थे मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह राठौड़। कौन थे? यानी देखो, औरंगजेब अगर डरता तो कितने जनों से डरता? 2 जनों से। एक तो मारवाड़ के जसवंत सिंह राठौड़ से, और एक मेवाड़ के राणा राज सिंह से। तो जसवंत सिंह राठौड़ जो थे वो औरंगजेब के विरोधी थे। जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तब जसवंत सिंह का एक भी पुत्र जिंदा नहीं था, तब मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। अब जसवंत सिंह की जब जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हुई तब उनकी 2 रानियां उनके साथ थी, और दोनों रानियां गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी। अब दोनों रानियों को जमरूद अफगानिस्तान से रवाना किया, इधर लाया जा रहा था, तो बीच में होर लाहौर। कौन सा? लाहौर में दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को क्या दिया? जन्म। जादम ने अजीत सिंह को जन्म दिया, और नरुकी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया दलथम्मन। क्या रखा गया? दलथम्मन। तो दलथम्मन उपाधि पूछे तो गज सिंह की, और दलथम्मन पुत्र पूछे तो जसवंत सिंह का। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। अब इन दोनों पुत्रों को लाहौर में जन्म हुआ। ये बात आगरा में पता चली। कौन सी? जेब को। तब औरंगजेब ने कहा एक काम करो, दोनों पुत्रों को लेकर आ जाओ। कहाँ? आगरा। दिल्ली नहीं, आगरा। राजधानी आगरा। दिल्ली राजधानी थी सल्तनत काल के समय सुल्तानों की। बादशाहों की राजधानी ज़्यादातर कहाँ रही? आगरा। तो कहा आगरा लेकर आ जाओ। तो अब बताओ, लाहौर से दोनों पुत्रों को, रानियों को कहाँ बुलाया जा रहा है? आगरा। और साथ में राठौड़ सेना थी उसको भी। तो जब ये सेना आ रही थी स्टूडेंट आगरा की तरफ, तब रास्ते में कहा जाता दलथम्मन की तबीयत बिगड़ी और उसकी क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है। अब बचा पीछे कौन? उसको आगरा लाया गया, और आगरा के अंदर रूप सिंह की हवेली बनी हुई थी। किसकी? बोलो किसकी? और तुम्हें बता दूं, ये रूप सिंह कोई और नहीं, चारुमती के पिता थे। कौन थे?
जिनकी हवेली बनी हुई थी कहाँ, आगरा में। क्योंकि पहले जो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता और जहाँ पर मुगल दरबार या मुगलों की राजधानी होती तो वहाँ पर इनकी हवेलियाँ भी बनी होती, ताकि वो मुगलों के दरबार में उपस्थित होते तो बाद में अपनी हवेली में जाकर रुकते। तो रूप सिंह की हवेली थी। औरंगजेब ने रूप सिंह की हवेली में रखा किनको, अजीत सिंह को और दोनों रानियों को, और राठौड़ सरदारों को कह दिया कि अजीत सिंह का पालन पोषण आगरा में ही होगा। तुम जाओ, जब अजीत सिंह जी बड़े हो जाएंगे तब इन्हें मारवाड़ का राजा बनाकर भेज देंगे। इसके पीछे इसका उद्देश्य था औरंगजेब का कि हम अजीत सिंह को इस्लाम धर्म की शिक्षा देंगे। किसकी? बड़ा हो जाएगा तो इसको क्षत्रियों के विरुद्ध भेजेंगे, यह हमारा साम्राज्य विस्तार करेगा, और ये मारा गया तो हमें कोई दुख नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब ये बात पता चल गई दुर्गादास राठौड़ को। किसको? तो दुर्गादास राठौड़ जैसे तैसे करके रूप सिंह की हवेली से भगा कर ले जाएगा। किसको? बोलो। पहले मारवाड़ लेकर गया। औरंगजेब को यह बात पता चली तो औरंगजेब ने खूब सारे सैन्य दल भेजे। कौन से वाड़? मारवाड़। खतरा चारों तरफ से बढ़ा। तब दुर्गादास ने कहा अब लेकर जाऊं अजीत सिंह को, तो कहां लेकर जाऊं? तब दुर्गादास ने कहा अब वन एंड ओनली KGF के रॉकी भाई की तरह जिनका जलवा है एक ही है, मेवाड़ के राणा राज सिंह, वही शरण देंगे। तो दुर्गादास राठौड़ राज सिंह को लेकर आ गए। कहाँ? मेवाड़। जो विरोधी थे अजीत सिंह, किसके? औरंगजेब के। राज सिंह को आकर पूरी बात बताई तो राज सिंह ने कहा औरंगजेब की इतनी औकात नहीं कि वो मेवाड़ के राणा के साम्राज्य में पैर रख दे। और रही बात अजीत सिंह की, तो हम अजीत सिंह को केलवा की जागीर देते हैं। कहाँ की? अरे बोलो। केलवा की जागीर देते हैं ताकि उनके सैनिकों का भरण पोषण हो सके। और अब तक तो सिसोदिया संघर्ष कर रहे थे मुगलों से, अब हम राठौड़ सिसोदिया मिलकर लड़ाई करेंगे। किससे? औरंगजेब से, मुगलों से। और यही सवाल थोड़ी लैंग्वेज बनाकर पूछ लिया। छोरों ने पूछा ओ कहीं पूछियो। सवाल पूछा था राठौड़ सिसोदिया गठबंधन मेवाड़ के किस राजा के समय हुआ? अरे राज सिंह के समय। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, जब ये बात पता चलेगी औरंगजेब को कि अजीत सिंह को शरण किसने दी, तो बताओ अनबन के कितने कारण हुए? तो लिखो जल्दी से। सर जी सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल टॉपिक नहीं हुए हैं क्या? हो गए? हो गए ना? कि नहीं हुए? हो गए ना? अरे बोलो मरो। हो गए? अरे तो सही है। धार्मिक स्थल में आपको क्या पढ़ाएंगे? धार्मिक स्थल में आर्ट एंड कल्चर में मंदिर, महल, छतरिया पढ़ लिए होंगे। तेजा जी नहीं पढ़े? बोल रहे? पढ़े? बाबू जी पढ़े? रामदेव जी पढ़े? तो ये धार्मिक स्थल नहीं है इनके मंदिर जो बने हुए हैं। तो बस और क्या पढ़ोगे? क्या भैरू जी के मंदिर पढ़ोगे? वो कहाँ गए शांतिलाल जी? कैसे हो? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है। लिखो जल्दी से आगे। सामाजिक अध्ययन में राजस्थान एक परिचय, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का टॉपिक नहीं हुए है सर जी? नहीं हुए है ये सिलेबस में? तो फिर ये मुझे क्या बता रहे हो? मूर्ख कहीं के। लिखो तुम, मैं मेरा कोर्स कंप्लीट करूं। लिखो तुम। दूसरा कारण लिखो। लिखो मारवाड़ के अजीत सिंह जो औरंगजेब विरोधी थे,
मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जो औरंगजेब विरोधी थे, इन्हें मेवाड़ के राणा राज सिंह ने शरण प्रदान की तथा अजीत सिंह को 12 गांव की जागीर का केलवा का पट्टा दिया। 12 गांव की जागीर का केलवा का पट्टा, यानी केलवा में कितने गांव आते थे? 12 गांव। लिख लिया? केलवा का पट्टा दिया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगले पॉइंट में लिखो नंबर 3 पॉइंट। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर दो ताकि तुम भूलोगे मरोगे। लिखो, शरण के तहत राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। शरण के तहत राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। अब सुन लो तीसरा कारण। स्टूडेंट, तीसरा कारण जो है, एक बात आपसे ही पूछता हूं, बताना। स्टूडेंट, घर के अंदर छोटे से बच्चे का जन्म होता है, अरे होता है ना, तो उस बच्चे को क्या दी जाती है? जन्म होते ही कुछ दी जाती है ना, बोलो, जन्म गुट्टी दी जाती है। इस जन्म गुट्टी के पीछे क्या मतलब, क्या है इसका? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, ये पहले बता दिया क्या कि नहीं बताया? बता दिया ना, बस। या नहीं बताया? नहीं बताया तो अब भी बता देते हैं। इसके पीछे धारणा क्या है कि भाई जो गुट्टी देता है वो उसी के लक्षणों का होता है। सही है ना? फैक्ट है ना? दिखने में भी वैसा ही और लक्षण भी वैसे ही और उसके जैसे ही काम करता है। तो काम खुल के सुन लेना, तुम्हें कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मिले तो अंतरात्मा से सोचना एक बार कि क्या इस नवजात को बड़ा होकर मेरे जैसा बनना, वो हाथ में से जन्म गुट्टी छूट जाएगी कि भाई मेरे जैसा तो बिल्कुल ही नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट है। और एक बार बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट्स कि हमारे बारे में हमसे अच्छा किसी को नहीं पता, अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी। कांच के सामने जाकर खड़े होकर देख लेना, थोबड़ा नहीं, कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है। उस समय हमें खुद को रियलाइज हो जाएगा। पर हम कांच में देखकर सिर्फ थोबड़ा देखते कि वाह, काले टीके पर काला टीका, किसी की नज़र ना लगे। और वो भाई खुद किसी को देख ले 2 मिनट तक रेगुलर तो अगले वाले को नज़र लग जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सुनो, औरंगजेब को जन्म गुट्टी दी थी नूरजहां ने। किसने? और नूरजहां थी धुआंधार और खतर। हाँ, इस्लाम धर्म का कट्टर इस्लामिक था। कौन? औरंगजेब। कौन? और औरंगजेब जब बादशाह बना तो औरंगजेब ने एक अभियान चलाया, हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान। कौन सा अभियान? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान चलाया तो इसने काफी भारत के बड़े बड़े जो मंदिर थे काफी संख्या में इसने ध्वस्त करवाए। स्टूडेंट्स, इसी के तहत कुछ सैन्य दल गए यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, वृंदावन की तरफ पर उधर गए थे। तो स्टूडेंट, उधर 2 बड़े भव्य मंदिर थे। उन मंदिर के पुजारियों को बात पता चली कि इधर आ रही है किसकी सेना? औरंगजेब की सेना, इन मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए। तब स्टूडेंट याद रखिएगा, उन पुजारियों ने कहा, एक का नाम था दामोदर। क्या नाम था?
हाँ, दामोदर नामक पुजारी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, इन मूर्तियों के प्रति हमारे हिंदू धर्म की बड़ी आस्था है, हम इन मूर्तियों को ध्वस्त होने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मंदिरों में से मूर्तियां उठा ली, बैलगाड़ी होती ना बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी में रख दी और ऊपर डाल दिया खूब सारा चारा और लेकर घूमते रहे और बचाते रहे इन मूर्तियों को ध्वस्त होने से। घूमते 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 जोधपुर आए। कहाँ? जोधपुर पाउटा आए। कहाँ? पाउटा से इधर आए हमारी तरफ। अरे बीच में नई सड़क भी आएगा क्या? उड़कर आएंगे क्या? नई सड़क से फिर जालोरी गेट, जालोरी गेट से बिल्कुल यू टर्न होते हुए आए, फिर इधर आ गए एमडीएम की तरफ, एमडीएम से फिर इधर आए गीता भवन की तरफ और कहा B2 बैच वालों को कहा छोड़ो आ जाओ, श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी आए, दर्शन कर लो, 10-10 रुपये 50-50 रुपये की प्रसाद चढ़ा दो, सिलेक्शन होगा। फिर इधर से आगे गया, आगे राजमोहन टावर, वहाँ पे भी श्रद्धालु खड़े थे RS और SI बनने के लिए, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। आगे गए आकड़िया चौराया और आकड़िया चौराया के आगे चौपासनी गांव। कौन सा गांव? तो सीधी बात बताऊं कि वही पुजारी इन दोनों मूर्तियों को लेकर जोधपुर के कौन से गांव में आए, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रुके, हर रोज की सुबह शाम को चारा हटाते और हमारे हिंदू रीति रिवाज के तहत दोनों मूर्तियों की क्या करते? पूजा अर्चना। फिर उन्हें जानकारी मिली, यहीं पर उन्होंने बात बताई कि मुगल बादशाह की सेना इन मूर्तियों को ध्वस्त करने के लिए पीछे पड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम इन मूर्तियों को ध्वस्त होने नहीं देंगे। जब ये बात कही स्टूडेंट, तो यहीं पर उन्हें जानकारी मिली कि अब तो इन मूर्तियों को एक ही बचा सकता है, वो है मेवाड़ का राणा राज सिंह। इसलिए तुम ये मूर्तियां लेकर जाओ किधर? मेवाड़ की तरफ। तो याद रखना, यही मूर्तियां लेकर गए राज सिंह के पास, राज सिंह को पूरी बात बताई। तब राज सिंह ने कहा इस दोनों मूर्तियों की स्थापना हम करवाएंगे। एक मूर्ति की स्थापना करो सिहाड़ गांव में, और जिस सिहाड़ गांव में जिस मूर्ति की स्थापना हुई, मंदिर बनवाया, वो था श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा? और श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में स्थापित करवाई और उन्हीं श्रीनाथ जी के नाम पर आसपास के बड़े नगर का नाम भी नाथ द्वारा रखा गया। कौन सा द्वारा? जो कहाँ है? राजसमंद में। और दूसरी मूर्ति थी द्वारिकाधीश की, और द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित करवाई कांकरोली में। कहाँ? जो कहाँ है? राजसमंद में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, ये दोनों मूर्तियां कब स्थापित करवाई? औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय। तो बताओ, ये भी तो औरंगजेब के विरोध में ही काम हुआ। अब सुनो, ये दोनों मूर्तियां काफी समय तक कहाँ रही? चौपासनी में। तो चौपासनी गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा यहाँ काफी दिनों तक द्वारिकाधीश जी रहे, तो हमें उनके आने की याद में हमें भी बनाना चाहिए द्वारिकाधीश जी का मंदिर। कान खोल के सुन लेना, आज भी चौपासनी गांव में द्वारिकाधीश जी का मंदिर बना हुआ है। पहले चौपासनी गांव, आज जिसको तुम चौपासनी हाउसिंग बोर्ड बोलते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा। तो लिखो, जल्दी से लिखो, चुपचाप लिखो। औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय, मंदिर तोड़ो अभियान के समय राज सिंह ने निम्न मंदिरों का निर्माण करवाया। राज सिंह ने निम्न मंदिरों का निर्माण करवाया। निम्न मंदिरों का
निर्माण करवाया? फर्स्ट लिखो श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर। कोष्टक में आगे लिख दो नाथ द्वारा, पहले गांव का नाम लिखो, सिहाड़ गांव, सिहाड़ गांव, नाथ द्वारा राजसमंद। दूसरा लिखो कौन सा मंदिर? द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। कहाँ बनवाया? रोली, हिरोली, कांकरोली। कांकरोली कहाँ है? राजसमंद। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।